माता वैष्णो देवी धाम, जहाँ पर हर भक्त की दिली ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर आए। तो अगर आप भी इस साल माता वैष्णो देवी के दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको इस यात्रा को पूरी करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पे रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ पे खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, साथ ही साथ यात्रा करने के लिए जो यात्रा पर्ची बनवाते हैं वो आपको कहाँ से बनवाना है, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, और अगर आप अपने साथ कोई लगेज लाते हैं, कोई भारी सा सामान लाते हैं तो लॉकर की क्या व्यवस्था है, भवन में माता के दर्शन कैसे करने हैं, और साथ ही साथ अगर आपको माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जाना है, रोपवे से जाना है तो रोपवे की क्या व्यवस्था है, क्या चार्जेज है, साथ ही साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको वैष्णो देवी तक कैसे पहुंचना है। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ बाई फ्लाइट आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं या फिर बाई बस भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ आने का सबसे सस्ता तरीका बताने वाली हूँ और वो है बाई ट्रेन। अब मैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर बात करूँ तो वैसे तो कटरा जो है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जिस जगह से आए वहाँ से कटरा के लिए डायरेक्ट आपको ट्रेन ना मिले, तो आप एक स्टेशन पहले आ सकते हैं जिसका नाम है जम्मू तवी। देश के लगभग हर एक शहर से आपको जम्मू तवी की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी और आप पहुंच जाएंगे जम्मू तवी। जम्मू तवी से अब आपको कटरा आना है तो यहाँ आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं और अगेन यहाँ से बसेस भी चलती हैं जिसकी मदद से आप कटरा तक आ सकते हैं। तो अगर मैं बाई ट्रेन की बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस जो है जम्मू तवी से कटरा का वो 75 किलोमीटर है अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो, जिसके लिए आपको 60 रुपये किराया देने होंगे ट्रेन में। और ये जो पूरा रास्ता है ना वो बहुत सुंदर है, मतलब आपको टनल वगैरह को क्रॉस करते हुए मतलब जम्मू तवी से कटरा तक आएंगे। वहीं अगर मैं बाई बस की बात करूँ तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर, जैसे ही जम्मू तवी के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर आप आओगे तो वहाँ से आपको बाई बस काफ़ी सारी बसेस मिल जाती हैं कटरा के लिए, और बस में आपको 100 से वही 120 रुपये तक का किराया लगेगा। और बाई रोड जो डिस्टेंस है ना वो सिर्फ 45 किलोमीटर है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कटरा और अब हमें यात्रा पर्ची बनवानी है। तो यात्रा पर्ची बनवाने के भी ना दो तरीके हैं। या तो अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो कटरा का जो रेलवे स्टेशन है ना वहीं पे आपको प्लेटफॉर्म 1 के पास ही एक रूम मिल जाएगा जहाँ पे आपको देखेंगे कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और यात्रा पर्ची बन रही है, तो आप वहाँ से अपनी यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। और यात्रा पर्ची बनवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है वहाँ पे। और अगर आप बाई बस आते हैं तो बस स्टैंड के बाहर भी आपको यात्रा पर्ची बनवाने की जो एक रूम है ना, छोटा सा एक रूम दिखेगा, वहाँ पे यात्रा पर्ची बन रहा होता है, तो आप वहाँ पे भी यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप बाई ट्रेन आते हैं ना तो कटरा का जो रेलवे स्टेशन है और कटरा का जो बस स्टैंड है उनकी दूरी 2 किलोमीटर है। तो आप चाहे तो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आ सकते हैं ऑटो के थ्रू, जिसके लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन पे करने होते हैं। और एक बार जब आप कटरा आ गए तो यहाँ पे सिम लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपना जो आउट ऑफ जम्मू, मतलब आउट ऑफ जम्मू कश्मीर से आप हैं तो यहाँ आपका जो सिम है वो काम नहीं करता है। पोस्टपेड अगर सिम है तो काम करेगा, लेकिन अगर प्रीपेड सिम है तो यहाँ पे सिम काम नहीं करता। तो आप मान के चलिए कि 150 से मतलब 150 में आपको सिम मिल जाएगा और वही रिचार्ज कर डाल लीजिए तो ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 में आपका सिम कार्ड रेडी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रुकने की। तो जैसे ही आप बस स्टैंड आएंगे, कटरा बस स्टैंड, वहीं पे आपको रुकने की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक यात्री निवास बना हुआ है जिसका नाम है निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स। तो जब आप इस निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स में आइएगा ना तो यहाँ पे 2 रूम है। एक तो आपको पिंक कलर की बिल्डिंग दिखेगी और दूसरी वाइट कलर की बिल्डिंग दिखेगी। जो पिंक कलर की बिल्डिंग है ना उसका निहारिका निवास नाम है और जो वाइट कलर की बिल्डिंग है उसका नाम है शक्ति निवास। तो ये जो निहारिका निवास है ना, अगर आपको रूम लेके रुकना है तो निहारिका निवास में जाइए, और अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो आप वाइट वाली जो बिल्डिंग है ना उसमें जाइए। और यहाँ पे भी सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और एक छोटी सी स्लिप बनवानी होती है। 150 रुपये पर डे लगता है। ये मैं डॉर्मेट्री की बता रही हूँ, रूम के चार्जेज अलग अलग है। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप सुबह सुबह कटरा पहुँच चुके हैं और आप यहाँ जो यात्री निवास है वहाँ पे आ चुके हैं। तो यात्री निवास की जो टाइमिंग होती है ना, मतलब चेक इन टाइमिंग, वो सुबह 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे 10 बजे तक आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे अगर आप ट्रेन में कहीं दूर से सफ़र करके आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके, 1 घंटे 2 घंटे आप यात्रा जो आपकी है उसको थोड़ा सा विश्राम कीजिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ बाहर में ही, मतलब ये जो यात्री निवास है ना इसके बाहर में ही अन्नपूर्णा भोजनालय है, तो यहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ यहाँ मिलता है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग खाना खा सकते हैं और रेट भी बहुत मिनिमम है, मतलब 40 रुपये से 50 रुपये आपको खाना का यहाँ पे चार्ज लगता है।
और ये जो यात्री निवास है ना, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे जब आप जाओगे ना तो आपको बाणगंगा मिलेगा। बाणगंगा जो है वहीं से बेसिकली आपकी जो ट्रैकिंग है ना वो स्टार्ट होती है। तो आप चाहे तो अपने होटल में भी स्नान कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, उसके बाद यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। और आप चाहे तो मतलब होटल में आप जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, खाना-पीना खाइए, उसके बाद आप बाणगंगा आइए। और बाणगंगा में आप एक बाथिंग साइट बनी हुई है, तो इस बाथिंग साइट पे भी आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाथिंग घाट पे स्नान कीजिए। वहाँ पे ऐसी मान्यता है इस जगह की कि माता वैष्णो देवी जो थी उन्होंने तीर चलाकर इसे प्रकट किया था और अपने बालों को इसी मतलब ये जो छोटा जलाशय आपको दिख रहा है इसी में उन्होंने अपने बालों को धोया था। तो इसीलिए इसका नाम बाणगंगा रखा गया है। और आप चाहे तो बाणगंगा में भी स्नान कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बाथिंग घाट एक अलग बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप स्नान कीजिए। और इसके बाद आप आगे को जाएँगे तो जब आप जैसे आगे को थोड़ा बढ़ेंगे ना तो एक शुभ्रा भवन मिलेगा आपको। तो शुभ्रा भवन में आप चाहे तो हलवा और चना का प्रसाद खा सकते हैं। और अगर आप लंगर खाना चाहते हैं तो जैसे ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते हो ना तो यात्रा के स्टार्टिंग में ही आपको गुलशन कुमार के द्वारा मतलब उनका एक जो संस्था है वो हमेशा यहाँ पे हर साल क्या मतलब पूरे सीज़न जितने टाइम तक ये यात्रा चलते रहती है ना, यहाँ पे लंगर चलाते हैं। तो आप वहाँ भी लंगर जाके लंगर में प्रसाद चख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लंगर होता है, मतलब लंगर का जो प्रसाद होता है वो होता है। इसके बाद आप अपनी यात्रा को जब कंटिन्यू करोगे तो सबसे पहला जो जगह है जहाँ आप जाएँगे वो है चरण पादुका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माता रानी के प्रथम दर्शन होते हैं और यहीं पे माता रानी ने रुक कर भैरव जी को देखा था पीछे मुड़ के। तो यहाँ पे माता रानी के चरण बने हुए हैं और उसके आपको दर्शन करने हैं। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं उनको भैरव जी के भी दर्शन करने होते हैं, भैरवनाथ के भी दर्शन करने होते हैं। और ऐसा करने पे ही उनका जो यात्रा है वो सफल हो पाता है। तो जब आप एक बार माता रानी के दर्शन कर ले भवन में जाके उसके बाद आप भैरवनाथ के भी दर्शन करने जरूर जाएं। चरण पादुका से जैसे ही आप आगे की जो आपकी ट्रैकिंग है वो स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सुंदर नज़ारे दिखेंगे आपको। बहुत सुंदर रास्ते हैं और इस रास्ते पे ना कई सारी सुविधाएं मिली हुई है, जैसे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। बहुत छोटी छोटी कई सारी दुकानें आपको दिखेंगी जहाँ से आप खाने पीने के कुछ सामान ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ट्रैकिंग के रास्ते की। तो देखो यहाँ पे ना ट्रैकिंग के 2 रास्ते हैं। और जो ट्रैकिंग का जो रूट है वो ऐसा मान के चलो कि एक 12 किलोमीटर का ट्रैक है और दूसरा 13 किलोमीटर का ट्रैक है। तो जो ट्रैकिंग रास्ते हैं एक पुराना वाला रास्ता है, दूसरा नया वाला रास्ता है। जो पुराना वाला रास्ता है ना उसका ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, जहाँ पे आपको पूरे रास्ते में घोड़ा, खच्चर, पालकी ये सब मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब पूरा जो रास्ता है ना वो टिन शेडेड है, मतलब आपको ज़्यादा धूप नहीं लगेगी इधर। वहीं अगर जो नया वाला रास्ता की मैं बात करूँ तो नया वाला जो रास्ता है वो कम मुश्किल है, हालांकि उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब 13 किलोमीटर का यहाँ पे आपको ट्रैकिंग है नए वाले रास्ते से। और नए वाले रास्ते में ना आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, मतलब घोड़ा, खच्चर, पालकी ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ पैदल ही यात्रा करनी है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि आपको कौन सी यात्रा ज़्यादा सही है करने के हिसाब से। तो मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप पुराना वाला रास्ता लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यात्रा हम कंप्लीट कर लेंगे पैदल ही, लेकिन काफ़ी हाइट होने की वजह से चढ़ाई करते करते आप थोड़े थोड़े बहुत ना थक जाते हो, तो आपको घोड़े की या खच्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए पुराने वाले रास्ते से आप अपना यात्रा करें। और एक और चीज़ कि जैसे पुराना वाला जो रास्ता है और नया वाला रास्ता है ना, ये दोनों रास्ते बाणगंगा से शुरू होके 6 किलोमीटर की दूरी पे जो अर्धकुंवारी है वहाँ पे मिल जाते हैं दोनों रास्ते। तो मतलब 6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना उसी में आपको पैदल चलना होगा अगर आप पुराने वाले रास्ते से या फिर नए वाले रास्ते से जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप घोड़ा खच्चर कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे ना जैसे आप अर्धकुंवारी जाते हैं ना तो गुफा है यहाँ पे जहाँ पे भक्तगण दर्शन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर 9 महीनों तक माता रानी ने तपस्या की थी। तो अंदर माता रानी की एक प्रतिमा बनी हुई है और उसके दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है। और इनफैक्ट यहाँ के लिए आपको पर्ची कटवानी होती है, और वो पर्ची आप चाहे तो ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं और नहीं तो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन पर्ची कटवा लो, क्योंकि ऑफलाइन में ना बहुत भीड़ होती है। इनफैक्ट आपको काफ़ी घंटों की वेटिंग लिस्ट लगी रहती है।
अगर आप नवरात्रि के टाइम में जाते हैं ना, तो आपको तो 2-2 दिन, 3-3 दिन के बाद यहाँ के दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एक छोटी-सी गुफ़ा है, बहुत नैरो है पाथ इनका, और यहाँ पे एक साथ 300 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी लगती है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप पहले पर्ची कटवा लें, उसके बाद आप पहले माता रानी के दर्शन करें, भैरवनाथ के दर्शन करके वापसी जब कर रहे हो ना, तब यहाँ पे अर्धकुंवारी आइए और इस गुफ़ा में अंदर जाइए माता रानी के दर्शन करने। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है ना, तो वहीं पे चेक पोस्ट भी है। तो उस चेक पोस्ट पे ना आपकी जो यात्रा पर्ची बनती है उसकी चेकिंग होती है। साथ ही साथ एंट्री गेट पे ही आपको जो आप बैग लेके जा रहे हो, जो लगेज लेके जा रहे हो ना, उसकी चेकिंग होती है। और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उसको लेकर जाना, यात्रा करना अलाउ नहीं है। चाहे वो आपका ड्रोन हो, ट्राइपॉड हो, DSLR हो, ये कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। सिर्फ आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यात्री निवास में अपने साथ जो भी लगेज वगैरह है ना, उसको वहीं पे रख दीजिए, क्योंकि भारी चीज़ आप लेके यात्रा करोगे तो आपके लिए यात्रा मुश्किल हो जाएगी। तो अपना बैग वगैरह आप नीचे यात्री निवास जहाँ पे आप रुके वहीं पे रख दीजिएगा, और एक छोटा सा बैग लेके और एक फ़ोन लेके आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा भारी सामान आपके साथ होगा उतना मुश्किल होगा आपके लिए यात्रा को कंप्लीट करना। अर्धकुंवारी से आप जैसे ही यात्रा आगे को बढ़ोगे ना, तो आपको हेलीपैड मिलेगा। हेलीपैड के पास मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि थोड़ी देर आप आराम कीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए वहाँ पे, यात्रा को थोड़ी देर विश्राम दीजिए वहाँ पे, और वहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद उठाइए। उसके बाद वहाँ से जो माता का भवन है सिर्फ 2 किलोमीटर ही बच जाता है, और मान के आप ऐसा चलिए कि ये जो पूरा ट्रैक है ना, इसको कंप्लीट करने में आपको 5 घंटे का समय लग सकता है। वहीं अगर मैं ट्रैक की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो बहुत आसान ही है, मतलब ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, आप रुक-रुक के ट्रैकिंग कर सकते हैं। और हाँ, एक पर्सनल रिकमेंडेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, मतलब जो गलती मैंने करी थी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप वो गलती ना करो, और वो ये कि जैसे यात्रा स्टार्ट होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग पेट भर के खाना खा लेंगे, उसके बाद हमारे पास पूरी एनर्जी आ जाएगी चढ़ाई करने में, तो ये गलती ना करें। क्योंकि अगर आप बहुत पेट भर के खाना खा लेते हैं ना, तो चढ़ाई करने के दौरान आपके पेट में दर्द भी शुरू हो सकती है। तो आप खाना हल्का ही खाएँ, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको लंगर की पूरी व्यवस्था मिलेगी। तो अगर आपको कहीं भी भूख लगती है तो आप लंगर में जाके खाना खा सकते हैं। तो नीचे जो होटल है ना, वहाँ से कम खा के चढ़ाई शुरू करें। और अगर आपने अच्छी खासी खाना मतलब खा लिया है, पेट भर के खा लिया है, तो थोड़ा देर रेस्ट कर लें, उसके बाद चढ़ाई शुरू करें, वरना पेट में दर्द भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। तो चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं माता के भवन के समीप, और माता का जो भवन है उससे 500 मीटर पहले आपको फ्री लॉकर की भी सुविधा मिलती है। तो आप यहाँ पे अपने साथ जो भी बैग लाए हैं उसको एक काउंटर पे आपको जमा करना होता है, और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है ना, उनको अलग काउंटर पे जमा करना होता है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो लॉकर रूम है ना, तो बड़े वाले जो लॉकर रूम होते हैं उसमें आपको बैग और शूज़ रखना होता है, और जो छोटे वाले लॉकर होते हैं ना, उसमें आपको मतलब फ़ोन वगैरह जमा करना होता है, और जिसके लिए आपको फ्री सुविधा भी है और पेड लॉकर भी है। पेड जो लॉकर है उसमें 50 रुपए लगते हैं आपको 3 घंटा अपना सामान रखने के लिए। तो आप लॉकर के पास जाइए, वहाँ पे अपना फ़ोन जमा कीजिए, और छोटा सा एक जो पर्ची मिलता है वो पर्ची ले लीजिए, क्योंकि ये पर्ची आपको वापसी में दिखाना होगा, तभी आपको फ़ोन और बैग वापस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं भवन के पास स्टे करना, तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, और इनफैक्ट यहाँ पे आप फ्री में भी स्टे कर सकते हैं और पेड भी स्टे कर सकते हैं। और रूम की जो बुकिंग करानी है ना, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जितने भी जहाँ कहीं भी आपको रुकना है, रूम की बुकिंग करानी है, वो सारे रूम की बुकिंग आपको नीचे जो बस स्टैंड मैंने निहारिका कॉम्प्लेक्स बताया था ना, वहीं पे बुकिंग होती है। तो आप अपनी बुकिंग वहाँ से भी करवा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको भवन के पास रुकना है ना, तो इसके लिए बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और ऑनलाइन जो बुकिंग होती है ना, वो एडवांस में करवा लीजिएगा, मतलब 1-2 महीना पहले, क्योंकि भवन के पास वाला जो कमरा होता है ना, वो ऑलमोस्ट फुल ही रहता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे माता जी के दर्शन करने। तो लाइन में लगने के बाद आपको मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे में आसानी से आपको माता जी के दर्शन हो जाएंगे। और जहाँ पे लॉकर रहता है ना, उधर साइड ही प्रसाद, बहुत सारे दुकान रहते हैं, तो वहाँ से प्रसाद भी खरीद सकते हैं, और जिसके लिए आपको 100 रुपये 50 रुपये अलग-अलग प्रसाद के रेट होते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा प्रसाद चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रसाद खरीद सकते हैं। उसके बाद माता जी के दर्शन करने जा सकते हैं, और माता जी के काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने जाने होते हैं। तो अगर आप चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। भवन से जो भैरवनाथ का मंदिर है वो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। और मान के आप ऐसा चलिए कि आप पैदल जाएँगे तो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता लगेगा, लेकिन ये जो ट्रैक है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब अभी तक जो भवन तक आप आए थे वो ट्रैक काफ़ी ईज़ी था, लेकिन यहाँ पे सीधी खड़ी चढ़ाई है, तो जो ट्रैकिंग है ना, वो थोड़ी-सी मुझे टफ़ लगी थी, मुझे क्या सबको ही लगती है। तो आप चाहें तो रोपवे से भी जा सकते हैं यहाँ तक। हालाँकि रोपवे का जो टाइमिंग होता है ना, वो सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ही होता है। तो अगर आप रात हो जाती है आपको
माता जी के दर्शन करने में तो आप रोपवे से नहीं जा सकते हैं, फिर आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं रोपवे के भी बता देती हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है कि आपने दिन में यात्रा करी, उसके बाद आपको रोपवे के थ्रू भैरवनाथ जी के दर्शन करने जाने हैं, तो आप सुबह 7 से साढ़े 7 के बीच जो काउंटर होती है ना, वहाँ पे मतलब भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। काउंटर खुल जाता है, हालाँकि भीड़ तो लोग सुबह 5 से 6 बजे के बीच में ही लाइन लगानी शुरू कर देते हैं। तो आप इस भीड़ से बचने के लिए यहाँ पे भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं रोपवे का, और एक तरफ का किराया जो है वो ₹100 है रोपवे का। तो आप इस तरीके से भैरवनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। और भैरवनाथ जी के दर्शन जब भी करने जाएँ ना, तो वहाँ से विभूति लाना ना भूलें। और वहाँ पे भी एक लंगर हॉल है, तो आप चाहें तो यहाँ से लंगर चख सकते हैं। और वापसी में उतरने के लिए मंदिर के पीछे ही एक रास्ता बना हुआ है, तो उसी रास्ते से आप पीछे वापसी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यात्रा की टाइमिंग क्या होती है। तो देखो ऐसा है कि 24/7 जो है ये मंदिर जो है वो खुला रहता है भक्तों के लिए। तो आप रात, दिन, दोपहर जब जब आपकी मर्जी हो तब अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हालाँकि मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत दिन में करें, क्योंकि जो रास्ते हैं ना वो बहुत सुंदर है। मतलब जैसे-जैसे आप ट्रैक करके ऊँचाई की तरफ बढ़ते जाओगे ना, आपको नीचे का जो पूरा व्यू है वो बहुत सुंदर सा दिखता है। तो इसलिए दिन में कोशिश करें यात्रा करने का। तो गाइज़ ये थी एक छोटी-सी मेरी कोशिश, और मैंने पूरी अपनी कोशिश करी है कि आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपको हेल्प आए अपनी यात्रा को प्लान करने में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो भाई अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस साल माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।